ऑलराइट गाइस, तो ये एक नए यूट्यूबर्स हैं जो मैंने मतलब ये देख ढूंढे हैं कल्चरल शॉक्स के बारे में वीडियो बना रखे हैं। मैं आपको इन्हीं पे रिएक्शन देता हूँ अपना, ठीक है। और बताना चाहूँगा कि ये क्या सोच रहे हैं, और मेरे को काफ़ी बातें इनकी ठीक लगी है। मैं जहाँ जहाँ मुझे जो मेरे व्यूज़ हैं आपके सामने आते रहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं गाइस। हूँ आपका दोस्त आकाश राठौर। आज की वीडियो में हम बात करते हैं कल्चरल शॉक्स की। जब आप पहली बार यूएस विजिट करते हैं या जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो क्या वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा अलग है हमारे यहाँ से और आपको शौक लगता है कि देखिए कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, तो उनके बारे में बात करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहला मेरा शौक था कि जब हम यहाँ आते हैं तो रास्ते चलते लोग हमसे पूछते हैं हाय हाउ आर यू, तो उस हाउ आर यू का कभी भी जवाब नहीं देना रहता है। वो उनका सिर्फ एक एक्सप्रेशन रहता है कि एक स्मॉल टॉक इनिशिएट कर रहे हैं, या फिर वो भी नहीं कर रहे, सिर्फ चलते फिरते ही ऐसे हाय हाउ आर यू पूछ लेते हैं। तो हर कोई स्माइल करता रहता है एंड जब भी आप पास करते हैं एक दूसरे को आसपास कहीं पे भी वॉलमार्ट में कहीं पे भी आप शॉपिंग कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो नॉर्मली लोग आपको बोलते हैं कि हे हाउस इट गोइंग या हाउ आर यू। तो उसका सिंपल मतलब है आपको बस बोलना है गुड गुड या गुड। ये नहीं कि आप पूरा एक्सप्लेन करने लग जाएं, ज़्यादा बात करें। छोटी मोटी बात आप कर सकते हैं लाइक स्मॉल सेंटेंस। तो इसका यूजुअल आंसर आप तो यार गुड 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 हो या, तो ये कर लो, आदत डालो, बिल्कुल सही बात है। ये गोरे ऐसे ही बात करते हैं, इज इट राइट। और ये करना होता है स्माइलिंगली, अंदर से करना होता है। आपने इसको फिर इसको मशीन की तरह नहीं करना, इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है। आप जितने ज़्यादा क्लाइमेटाइज हो जाओगे, अपने आप को जितना ज़्यादा अमेरिकनाइज कर लोगे उतना ही अच्छा है, राइट। मेरा तो देखो बच्चों, सिंपल फॉर्मूले हैं। अगर आप ज़्यादा भागोगे, फिर से वापस इंडिया की तरफ देखोगे, पाकिस्तान की तरफ देखोगे, बांग्लादेश की तरफ देखोगे, श्रीलंका की तरफ देखोगे, नेपाल की तरफ देखोगे, तो गुमराह ही रहोगे, गरीब ही रहोगे, जैसे ये दोनों हैं, जैसे ये दोनों हैं। अभी बात करते हैं इनके बारे में, एक एक करके करते हैं। एंड ऑल, बट ज़्यादा बात करने का उस पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग नहीं होता है। हाँ, और ये जनरली हम ऐसे बड़ी सिटीज़ में नहीं देखते कि न्यूयॉर्क या शिकागो में मिलेगा बट रेस्टोरेंट में उसमें ठंडा पानी और डालते हैं। हाँ, तो बिल्कुल सही है। थोड़ा सा न्यूयॉर्क वगैरह में थोड़ा कम हो सकता है, पर ये सब जगह है मेरे हिसाब से। अगर आंखें मिल गई ना, तो एंड यू ऑल्सो हैव टू बी नाइसली ऐसे करना है। मैं तो हाउ आर यू नहीं बोलता, मैं तो ऐसे हाय ऐसे करके ऐसे नीचे कर लिया। अब क्या होता है एक वीडियो और भी है ना इस तरह का, जो नए नए इंडियंस आते हैं वो कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं बस नमस्ते नमस्ते बस ठीक है, इससे ऊपर कुछ नहीं, क्योंकि हमें एक दूसरे की प्राइवेसी मेंटेन करनी है। अब वो, मैं उसकी पूरी फिलॉसफी में नहीं जाऊँगा, पर बात इन दोनों की ठीक है, दोनों अंकल आंटी ठीक कर रहे हैं। दोनों सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी है। आपको ऐसी बात करनी है, हैं? ओ राइट। बच्चा साथ साथ खाना भी खा रहा है, उसको मैगी बना के दी है अभी, रात के 10:30 बजे, 10:20 हुए। तो यहाँ पे सब चलता रहेगा ब्रदर। जिसको इन चीज़ों का सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाएगा ना, वो बंदा बड़ा पछताएगा। कभी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, कभी ये कभी वो, ये सब चलता रहेगा लाइफ में, लेकिन कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो मेरे फॉर्मूलेस को फॉलो करो। मेरा फॉर्मूला इवन बच्चों वाला भी लार्जली सॉल्व है। उसके बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बताएंगे। पर चलिए एक एक करके इनकी पहले कल्चर शॉक्स की बात करते हैं, जो ये बातें बता रहे हैं। तो हमने आदत बना ली है कि अब जब भी हम रेस्टोरेंट में जाते हैं हमेशा हाँ, तो बिल्कुल ऐसी है, ये बिल्कुल सही है। हे हाउ या ऐसे बोलना है। और अगर आपकी आंखें मिल गई तो आपको एक बार नमस्ते जरूर करनी है, हेलो जरूर करनी है। मैं तो टिपिकली बस ऐसे करता हूँ, हाय, बस इतना बहुत है। और अगर मुझे देसी दिया तो मैं नमस्ते भी करता हूँ, पर किसी का गले नहीं पड़ना। दैट्स फॉर देयर ट्राइंग टू से कि किसी का गले नहीं पड़ना, बस नाइस रहना है, बस नाइस बात करनी है, और अंदर से नाइस रहना है। यही गोरों का सत्कार है, यही इनका आदर है, यही इनका मतलब यही इनका कल्चर है। इससे ऊपर ये बहुत बड़ा कनेक्शन मांगते नहीं, इतना ही कनेक्शन है इंसान का इंसान के साथ। और ये बहुत अच्छी चीज़ है इनकी। इसको एज ए गुड थिंग एक्सेप्ट करना, ये नहीं सोचना है ऊपर ऊपर से या नीचे नीचे से, ये सब नहीं सोचना। इससे आप लाइफ में पीछे चले जाते हो। गोरे ऐसे ही हैं, इन्होंने एक बड़ा बहुत बढ़िया, एक बड़ा उम्दा ग्रेट देश बनाया है। हर साल लाखों लोग, 10 लाख लोग, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग कंधे टाप टाप के, टनल टाप टाप के, मतलब पता नहीं कैसे कैसे यहाँ आते हैं, ठीक है ना, और बड़ी मुश्किल से यहाँ रहते हैं। इसके पीछे रीज़न है कि ये देश बड़ा उम्दा है। आपके आने से पहले उम्दा था, याद रखिएगा। आप आके यहाँ पे रेवोल्यूशन क्रिएट मत करने की कोशिश कीजिएगा, ये ऑलरेडी रेवोल्यूशनाइज्ड है। आपको कोई रेवोल्यूशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है इस देश में। आप चुपचाप आराम से अपनी ज़िंदगी यहाँ से जैसे हैं वैसे बनते चले जाओ, ठीक है। सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट। बोलते हैं कि वाटर विदाउट आइस। वाटर विदाउट आइस बोलने पे भी वो ठंडा पानी देते हैं, तो अगर आपको नॉर्मल 50-60 आइस वाली यहाँ पे के अंदर तो आपको हमेशा बीफ ही मिलेगा। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, वाटर विदाउट आइस। इसको वाटर नो आइस बोल दो, बेटर है। क्योंकि अनपढ़ होते हैं बेचारे, इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते। कई बारी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग वेटर होता है, तो आपको विदाउट आइस में वो घूम जाएगा। नो आइस, वाटर नो आइस, टू वाटर नो आइस। या कोई टेंशन नहीं है, बोलना रिस्पेक्टफुली बोलना। वेटर को वेटर मत समझना, वेटर राजा है, राजा की तरह ट्रीट करना। राजा आया है, हेलो राजा हाउ आर यू, ऐसे रखना है। हेलो राजा, हेलो हेलो राजा जी कैसे हो, ऐसे रखना है। हे हाउ आर यू, या कुड यू प्लीज ब्रिंग 2 वाटर नो आइस, 2 वाटर नो आइस, या थैंक यू।
ऑलराइट, थैंक यू जरूर बोलना है, कुछ भी सफाई भी करे थैंक यू वेलकम जरूर रखना है। अपने आप को हम्बल बना के रखो ब्रदर, इस कंट्री में जितना ज़्यादा हम्बल बना के रखोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा भी है, मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट भी है ये, ठीक है। बाकी हर चीज़ जो भी होती है वो होती है सैंडविच। तो वेजी सैंडविच, चिकन सैंडविच, कुछ भी आप खाएंगे तो उसको सैंडविच नॉट ट्रू, आई वांट अ वेजी बर्गर बिल्कुल चलता है, पता नहीं कहाँ से सीख के आ रहे हैं उनके, शायद जहाँ पे लोकली रह रहे हैं शायद डैलस टेक्सास में ऐसे होगा। ऐसा कुछ नहीं है, चाहे मैंने बड़ा कॉमन है वेजी बर्गर देना। वेजी बर्गर मीन्स वो वेजीज लगा डाल के देंगे उसको। पुराने ज़माने में होता था चीज़ बर्गर और बीफ बर्गर सेम होते थे। अब की डेट में चीज़ बर्गर और बीफ बर्गर आज भी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब वो उनका बर्गर है, वो उनका टेरिटरी है मीट वाला। मैं भी मीट नहीं खाता, तो उसके हिसाब से बिल्कुल आप आराम से बोलो वेजी बर्गर बना दो। पूछेंगे वी डोंट हैव अ पैडी, डू यू वांट अ पैडी? आई सेड वेल आई वांट अ पैडी, so they'll say then yeah, it will just be vegetables. I may then say no or yes to that, and then I may even ask them what goes in that. So I don't know what they're talking about. ऐसा कुछ नहीं है कि बर्गर बर्गर है बाकी सब सैंडविच है, ऐसा कुछ मेरे को तो नहीं पता ऐसा कुछ होता है। बोलते हैं। हमारे यहाँ से जनरली नॉर्म होता है कि लोगों को लगता है कि गोल ब्रेड अगर है तो वो बर्गर है। बाय द वे मैं 20 सिटीज़ में इस कंट्री में रहा हुआ हूँ, 6 महीने, 7 महीने, 1-9 महीने, और मैंने वहाँ पे लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब किए हुए हैं। तरह तरह के लोगों से मिला जुला हुआ हूँ, मीटअप्स पे गया हुआ हूँ, तरह तरह के लोगों से साथ मिला हुआ हूँ, क्लबिंग की हुई है, डाउन टाउन्स में घुमा हुआ हूँ, तरह तरह की दुकानों पे खाना खाया हुआ है और तरह तरह के काम किए हुए हैं। तो मैं नहीं मान मतलब जस्ट सही, अब आप देख लो मैंने तो ये सब पहली बार सुना है कि बर्गर बर्गर है और सैंडविच सैंडविच ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ से। वेजी बर्गर मिलो आराम से वेजी बर्गर मिलेगा। हाँ, मीट वालों टेरिटरी में थोड़ा है कि अगर आप बोलोगे, एक बार हुआ हुआ मैंने बोला वेजी बर्गर कहता हाँ है, चिकन बर्गर को वेजी बर्गर बोल रहे थे। 10-12 साल पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है। तो अब यहाँ पे चेंज हुआ है। हाँ, सो दे कुड बी राइट, 20 ईयर्स बैक चेंज बहुत हुआ है। वेजी बर्गर एंड बर्गर, पर वो बर्गर तो बर्गर सैंडविच बता रहे हैं ना, वो मेरे को वियर्ड लग रहा है। बट इन जनरल वेजिटेरियनिज्म की और वीगनिज्म की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा होगी, सब जगह मिलता है। तो बिल्कुल है, कुछ देर सम थिंग्स विच आर रिलेटेबल, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जैसे बोल रहे हैं वैसा नहीं है। तो गोल ब्रेड में आलू की पैटी लगा दी तो बर्गर बोल देते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। बर्गर का सिंपल मीनिंग है बीफ। सिमिलरली चीज बर्गर का मीनिंग यानी कि चीज वाला बर्गर। चीज बर्गर का मीनिंग है बीफ के साथ चीज। तो बर्गर यानी कि सिर्फ बीफ। खाने की बात चली रही है तो पेपरोनी एक और होता है जो टमाटर जैसा लगता है, पिज्जा में लगता है, वो होता है पिग से बना हुआ। तो पेपरोनी का जो खाने का है वो वेजिटेरियन लोग भी खा लेते हैं, बहुत बार गलती से ऐसा हुआ है। और चीज बर्गर भी हो जाता है। तो मेरा एक वेजिटेरियन फ्रेंड है, उसने दोनों गलतियां की हैं कि टमाटर समझ के पेपरोनी खा गया और एक बार चीज बर्गर बोल के उसको बीफ खिला दिया गलती से रेस्टोरेंट वालों ने। तो ये तो है, देखो इसमें यहाँ पे क्या है कि पेपरोनी नाम से पहली बार जब मैंने सुना था मेरे को लगा पेपर हुआ कुछ, मैंने कहा हाँ हाँ खूब पेपर वाला बना तो पॉइंट इज़ की ऐसी गलती ये है, आप ना हर वर्ड को सुनो, ये लिखे रहते हैं इंग्रेडिएंट्स ऊपर, उसको गूगल मार लो पहले कि क्या चीज़ है। अब तो चैट जीपीटी आ गया, चैट जीपीटी से पूछो इज इट वीगन और इज इट मीट और नॉट, क्लियर बता देगा, ठीक है ना। सो दैट्स अ राइट वे टू गो अगर आप नए हो। इनफैक्ट बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि एक इंग्रेडिएंट है जेलेटिन। अगर उस किसी चीज़ में डाला हो तो दैट मीन्स उसमें मीट है। जेलेटिन जो है पोर्क की उससे बनता है, चर्बी से बनता है। तो वो जो चीज़ अगर वो टिपिकली चूई होता है, और चूइंगम में चूई चीज़ में होता है, गमीज़ में होता है, होती है ना कुछ चूई सी कैंडीज होती है जो दबाव दब जाती हैं, वैसी सी जो होती है ना, वैसी सी कैंडीज़ में होता है वो। तो वो उसका नाम होता है जेलेटिन। टिपिकली उनमें होता है, किसी भी चीज़ में होता है। गोरे तो चावल में डाल देंगे, चाय में डाल देंगे, पता नहीं किस किस चीज़ में जेलेटिन डाल देते हैं, क्योंकि ये ना कोई जेलिंग एजेंट भी होता है। जेली जैसी चीज़ होती है ना, जेली उनमें होता है। तो जेली नाम भी देखो जेलेटिन ना, तो उसमें ये पोर्क से बनता है। इसी तरह से अगर आप काफ़ी सारे तरह के चीज़ेज़ जो है ना, वो एनिमल फैट से निकले हुए एंजाइम्स वगैरह से कुछ इसका रिलेशन होता है। तो काफ़ी सारे चीज़ेज़ भी नहीं खाने चाहिए अगर आप इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो। लेकिन जेलेटिन के मामले में मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं चीज़ तो खा लेता हूँ तरह तरह की। मैंने उसमें लिखा, पर कुछ लोग करते हैं उसको मतलब अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनमें जो एंजाइम्स होता है वो उससे निकला होता है, कुछ ऐसा फंडा होता है। तो एनीवे हर जस्ट सेइंग थिंग्स। तो ये थोड़ा सा अवेयरनेस बड़ी मुश्किल से आती है शुरू में दिनों में। कुछ चीज़ें होती हैं जो आप जो इंग्रेडिएंट्स में जाएं और हर चीज़ को गूगल मार के देख लें और अपनी नॉलेज इंक्रीज़ कर लें, ये बेटर है अगर आपको परहेज है चीज़ों से। देखिए मेरे काफ़ी मुस्लिम भाई भी हैं, तो वो उनको पोर्क से होता है, और वो लोग, मेरा एक मुस्लिम दोस्त था उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस बात से कि वो एंजाइम वाली बात उसी ने मुझे बताई थी पहली बार। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप भी इस बात में अवेयरनेस ऑब्टेन करें एंड देखें और फिर आप डिसीजन लें, ठीक है ना। चीज़ीज़ वाली बात देखो, उसमें तो सीधा एंजाइम लिखा हुआ है, ये थोड़ी लिखा हुआ है कि उसको वो पहले किसी मीट से निकला। तो ये बड़ी पेक्यूलियर नॉलेज मैंने आपको दे दी है, बड़ी डिफरेंट सी नॉलेज। बाकी सब चीज़ें गूगल मार के पता चल जाएंगी। ट्राई चैट जीपीटी से पूछ के एंजाइम्स जिसमें डले हो ना, उसमें पूछना कि एंजाइम्स कैसे आते हैं, फूड एंजाइम्स कहाँ से आते हैं, लेट्स सी क्या कहती है। हो सकता है आपको आपके आंसर वहाँ मिल जाए। बट आई गिवन यू इनफ क्लू, आई एम ऑल अबाउट गिविंग क्लूज। गूगल मार के देख लिया करो ना, बाकी तो आपको भी पता है मैं सारी नॉलेज नहीं देता, मैं तो चाहता हूँ बस आपको मेन पॉइंट पता हो।
गूगल मारना भी कला है, जो बंदे को पता है करना क्या है, सोच रहा है, कुछ दिमाग में कोई थॉट प्रोसेस है, तो वो है। मैं आपका थॉट प्रोसेस को ठीक कर रहा हूँ और वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देता हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना? चलिए अगला चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ है अगर आप यहाँ पे आते हैं। वो उनकी लाइफ का अब तक का सबसे शॉकिंग एक्सपीरियंस है। बट हाँ, पेपरोनी बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसलिए आप हमेशा। तो यहाँ पे खाने में वेजी ऑप्शंस भी बहुत कम है। आप अगर रेस्टोरेंट जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए जो अलग-अलग स्टोर्स हैं उनमें, तो रिटर्न अरे भाई बहुत वेजिटेरियन ऑप्शंस हो गई हैं भाई, माफ़ करो। पहले तो ज़ीरो हुआ करती थी, ज़ीरो। मतलब आई बीन इन सिचुएशंस, अभी पता ही नहीं था वेजिटेरियन का मीनिंग क्या है 20 ईयर्स बैक। लेकिन अब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, इट्स ओके। अब मेरे को लगता है खुश रहो बस, भगवान की दया से सब कुछ है अब यहाँ पे। इस देश में वेजिटेरियन ऑप्शंस बहुत सारी हैं, तरह तरह की हैं। हाँ, वो स्वाद कभी नहीं आएगा, मसालेदार खाना नहीं होगा, वो इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे तभी मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो इटालियन भी, इंडियन स्टाइल इटालियन मिल जाएगा, इंडियन स्टाइल चाइनीज़ मिल जाएगा, इंडियन स्टाइल ये मिल जाएगा, तो भूल जाओ। सिर्फ बे एरिया में मिलता है एक दो जगह। हर बे एरिया में थोड़ा सा इंडियन स्टाइल चीज़ें मिल जाती हैं, हर चीज़ का फ्लेवर मिल जाता है। एक बंदे ने भी इंडियन स्टाइल पिज़्ज़ा निकाला है, तो स्वाद सा है करी पिज़्ज़ा, बट फिर भी वो वाली बात नहीं आएगी कि आपको इंडिया वाला पिज़्ज़ा की मज़ा आ जाए। जस्ट सेइंग, बर्गर वर्गर सब ब्लैंड से होंगे, सब कुछ ब्लैंड होगा अदर देन इंडियन फूड इटसेल्फ। वो भी ब्लैंड होगा बाय इंडियन फूड स्टैंडर्ड्स, लेकिन चलेगा। उसको आप स्पाइसी कह देंगे तो शायद स्पाइसी स्पाइसी बना दे, पर वो क्रीमी सा मीठा सा बनाते हैं गोरों के लिए। ठीक है ना? हर खाने की चीज़ को, ताकि गोरे भी खा सकें, क्योंकि ठीक है ना। चलिए आगे करते बात। पॉलिसीज़ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। आप यूज़ करें, प्रोडक्ट आपको नहीं पसंद आया तो बिना रीज़न के आप रिटर्न कर सकते हैं। इवन खाने के जो आइटम्स होते हैं वो भी आप एक दोस्त है, मैं रिटर्न करने में दूसरा इन लोगों को हर जगह। चेकआउट भी तो हाँ, बिल्कुल ऐसी है, रिटर्न पॉलिसियाँ भी बहुत अच्छी, पर अब तो इंडिया में भी हो गई है। जिनको ये शायद ये कह रहे हैं कुछ 7 साल पहले, आई डोंट नो, इतना तब हो गया था तब भी। आई नो अमेज़न वगैरह पे रिटर्न पॉलिसी बड़ी तगड़ी है। हाँ, रिटेल स्टोर्स जो छोटे छोटे मॉम एंड पॉप शॉप्स हैं इंडिया में, उनके पास नहीं है, बट आई नो कि अमेज़न वगैरह की रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है। 30, 60, 90 का नहीं पता, बट हाँ काफ़ी अच्छी पॉलिसी है। तो ठीक ठाक हो गया इंडिया में। मतलब मेरे को लगता है अगर बंदे ने लिटरली चीज़ को यूज़ करके देखना है और डिटर्मिन कर कि उसके काम की चीज़ है कि नहीं, तो 30 डेज़ के बाद मेरे को लगता है 7 डेज़ भी इनफ होते हैं। तो इंडिया में शायद 7 डेज़ से तो ज़्यादा की पॉलिसी है। आई विल बी फेयर, इंडिया इज़ रियली गुड इन दीज थिंग्स नाउ डेज। करते हैं तो कोई रिसीट चेक नहीं करता कहीं भी। मोस्ट ऑफ द स्टोर में कोई रिसीट चेकिंग नहीं होती। आप कुछ भी चेकआउट करें, आप खुद ही जाएँ, सामान लें और चले जाएँ, क्योंकि पूरा ट्रस्ट सिस्टम से चलता है। और एक और पॉइंट यहाँ ब्रदर ये ट्रस्ट सिस्टम नहीं है, हमारे को ना थोड़ी गलत फहमी है। नए नए आए हो ना ब्रदर, को गलती से पकड़े गया ना तो पता चला क्या होगा। ये जो तुम्हारी लाखों करोड़ों की लाइफ है ना, पीछे घर दिख रहा है ना तुम्हारा, सब बिक जाएगा। ये चक्कर है यहाँ पे। लॉ इन्फोर्समेंट बड़ी तगड़ी है, तो इसलिए लॉ के साथ नहीं खेल सकते। जो बंदा लॉ के साथ खेलने के सपने लेता है, बातें करता है, मैं एक दिन करूँगा, मैंने कर दिया, बताता है सब कुछ, मज़े ले लेके बता रहा है ना, एक दिन जेल जाएगा और उसको उसकी माँ बहन एक होगी। एक दिन जेल जरूर जाएगा भाई तू, एक दिन जेल जरूर जाएगा, याद रखियो, याद रखियो, एक दिन जेल जरूर जाएगा भाई तू, तेरी माँ बहन एक होगी, याद रखना। तो इसलिए ये लॉ इन्फोर्समेंट का फंड है, ये ट्रस्ट बेसिस नहीं है। ठीक है ना? ये बिल्कुल इसके बारे में कभी वीडियो भी बनाएंगे डिटेल में, फिलहाल इतनी बात। पे बहुत नोट किया है मैंने कि कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में एमआरपी नहीं रहती है, कि हम पीछे पलट के हमेशा उसका लेबल चेक करते हैं। हमारी हमेशा ना है तो आपको वो प्राइस उसकी फिक्स नहीं रहती है। जब आप ऐसा यहाँ पे होता है कि कुछ स्टोर होते हैं वो सेम प्रोडक्ट को हाई प्राइस पे बेचते हैं, कुछ होते हैं जो सेम प्रोडक्ट को हाँ, तो बिल्कुल ऐसी ही है। एमआरपी जो लिखी रहती है ना, ये इंडिया के सोशलिज्म रूट का एक वो है, बाय प्रोडक्ट है। कैपिटलिज्म मतलब मेरी समझ के बाहर है कि मैंने एक लग्जरी एरिया में लग्जरी स्टोर खोला और मैं वहाँ पानी की बोतल 12 रुपये की क्यों बेचूँ, मैं 1200 की बेचूँ अपने पानी की बोतल। ये क्या मजाक हुआ? दैट डजंट मेक एनी सेंस टू मी मेरे लिए। और दूसरा जो ढाबे में बेचा, तो इसीलिए इससे क्या होता है, जो लग्जरी वाला भी बंदा है ना, धीरे धीरे उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट को वो नहीं कर पाता। यू कैन नॉट कॉप अप विद द मेंटेनेंस कॉस्ट इंडिया में। तो यहाँ पे तो $12 की क्या, वहाँ $1200 का भी पानी बेचेंगे अगर उनका बिकेगा तो। पानी क्या, हर चीज़, कपड़े भी, सब कुछ। वही जैकेट मैंने देखी है अरमानी एक्सचेंज में $300 की है, एक्सप्रेस में $100 की है, टारगेट पे वही $50-60 की है। मेरे को क्लियरली फील हुआ, सारी मोटाई वटाई थोड़ा सा चेक करके देखा, सेम एग्जैक्ट वही था, सिर्फ यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ था डिफरेंट। दैट्स फाइन, बिकता है, बेचो। तो दैट्स हाउ दे मेक मनी एंड दैट्स हाउ दे पे दिस एमबीएस। इंडिया में एक सोशलिज्म का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया के अंदर इन्होंने कितनी वाहियत हरकत की थी। कभी बनाऊंगा इसके ऊपर वीडियो। 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट ले ही नहीं सकता। अरे यार ये क्या मतलब है ना, हाउ कैन यू पुट अ टॉप लिमिट ऑन दिस। अंबानी भी जाएगा 30,000, गरीब भी 30,000। अरे अंबानी जब जाएगा 30 करोड़ लो, उसको 30 करोड़ की सर्विस दो, उसे पानी उसके बिस्तर पे आके दो, राइट, उसको बेस्ट से बेस्ट सर्विस दो। जो मशीनें इतनी आती हैं और जो एमबीएस हायर करते हैं, जो हॉस्पिटल वाले, फिर एमबीए तो कभी हायर कर ही नहीं पाएंगे, फिर एमबीए को 25-25 हज़ार सैलरी देंगे।
तो वो सब हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत बूमिंग फील्ड है, क्योंकि उसके अंदर फिर इतना पैसा भी तो आता है ना। तो मैं नहीं मानता कि ये सब चीज़ें अच्छी हैं। इंडिया के अंदर एक आज भी सोशलिस्ट माइंडसेट है, कम्युनिस्ट माइंडसेट है, जो मर्जी कह लो। हमारी मिक्स्ड इकॉनमी भी रही है, आधी चीज़ें गवर्नमेंट ऑन करती है, लोगों का माइंडसेट बड़ा बैकवर्ड है इस मामले में। आधा देश गरीब है अभी भी। इसके पीछे रीज़न यही सारे रीज़न्स हैं। जब कोई बिजनेस कमा ही नहीं पाएगा, वो गरीब को जॉब देके उसको कैसे उसको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा। ये जो अ, ये जो क्या नाम है पर्सपेक्टिव है, ये बड़ा मिसिंग है इंडिया के अंदर। लोगों को इस बात की कोई नॉलेज नहीं। उनको लगता है 30,000 रुपये बस गरीब गरीब कैसे इलाज कराएगा। अरे गरीब इलाज कैसे कराएगा, वो गरीब रहेगा ही नहीं। गरीब क्यों है? क्योंकि जो अमीर है वो पैसे 30,000 रुपये दे रहा है। अगर वो उसी चीज़ के 30 लाख देगा तो गरीबों में तो बटेगा थ्रू द बिजनेस। बिजनेस आगे जाके गरीबों से काम कराएगा। अगर आपको लगता है बिजनेस पैसे खा जाएगा, ब्लैक मनी लेके कर लेगा और रख लेगा और उस पर टैक्स भी नहीं देगा और गरीबों को जॉब भी नहीं देगा, तो उस पॉइंट पे, उस चीज़ पे वो करो ना, अटैक करो ना। बिजनेस पे अटैक करो जो टैक्स नहीं देते ना। आप ये क्यों कर रहे हो कि फ्लो ऑफ मनी को रोक रहे हो? दैट इज सो रॉन्ग। सोशलिज्म, टिपिकल सोशलिज्म इन इंडिया, टिपिकल सोशलिज्म। कम प्राइस पे बेचते हैं। तो ये भी एक अंतर है कि क्योंकि एमआरपी नहीं तो स्टोर अपने नहीं, लोग ट्रैवल करके अलग से, क्या शॉकिंग हमको लगता है, में भी उसको फुल स्पेस मिलेगी। जैसे हमारे यहाँ मोटरसाइकिल कोई वैल्यू नहीं है, एक पार्किंग में 3 मोटरसाइकिल 4 मोटरसाइकिल, यहाँ ऐसा नहीं होता। मोटरसाइकिल को फुल रेस्पेक्ट है और हॉकिंग कोई कभी नहीं करता है। हॉकिंग मतलब बहुत रूड। अगर आपने कोई मुझे नहीं पता मोटरसाइकिल वाली बात इतनी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ सही बात है। और मोटरसाइकिल को ट्रीट कार की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसको पूरी उसकी जगह मिलती है एंड ऑल दैट स्टफ। और दूसरा, व्हेन देयर इज अ मोटरसाइकिल इज अराउंड एंड यू आर ड्राइविंग, बेटर बी केयरफुल, क्योंकि वो बेचारे कभी नीचे आ सकते हैं, आपको ध्यान नहीं जाता, आप उनको देख ही नहीं पाते। ऐसे कार हो, मतलब आपको लगता है मैं लेन में चले जाऊँ, लेन चेंज कर लूँ, जस्ट अवॉइड। आई मीन मैं जब मोटरसाइकिल चलाता सीधा चलाने लगता हूँ, बस कुछ नहीं चेंज करता, अपनी गाड़ी को वैसे ही चलाता रहता हूँ। आई जस्ट थिंक मोटरसाइकिल थोड़े से बेचारे मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और कहते भी हैं कि जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस होता है ना, वो उसमें जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ये दी जाती है कि अपनी सेफ्टी कैसे ध्यान रखनी है। गाड़ी के केस में पता है दूसरों की सेफ्टी कैसे ध्यान रखनी है, और अपनी भी रखनी है, दूसरों की कैसे रखनी है। उसमें मोटरसाइकिल में ज़्यादा एम्फेसिस होता है अपनी कैसे करनी है, क्योंकि उनको पता है कि मोटरसाइकिलिस्ट इज दैट ए दिस थिंग। बट चलो, दिस इज़ अ ट्रिवियल पॉइंट, आई डोंट नो हाउ इट इज़ ह्यूज कल्चर शॉक। चलिए, बच्चे अंकल आंटी बता रहे हैं, सुन लेते हैं। लॉ तोड़ा है, आपने कहीं पे स्टॉप नहीं लिया तो हाँ, हॉन्किंग यहाँ पे नहीं करते जनरली। मतलब इंडिया में तो ये होता है ना कि अगर आप मोड़ से पहले हॉन्क करना ही है, दैट्स अ वे टू से कि भाई मैं आ रहा हूँ और ये मतलब इधर से गाड़ी आ रही है, हॉन्क करने का मतलब ये होता है। यहाँ पे ये सब नहीं होता, हॉन्किंग बिल्कुल नहीं होती। अगर आप कभी कोई किसी बंदे को कट कर जाओ या कुछ लॉ ब्रेक करो, कुछ ऐसा करो, तो हल्का फुल्का वो हॉन्क कर देते हैं, देन इट शुड बी कंसिडर्ड गाली। तो आपने गाली का जवाब गाली में नहीं देना, आपने समझना है कि कहाँ आप गलत हो, उसको ठीक करना है। मेरे सक्सेस फॉर्मूले का भी पार्ट है, ठीक है ना। आप पे किसी ने हॉन्क किया है तो बी इंट्रोस्पेक्टिव, डोंट बी रिटेलिएटरी। लड़ना झगड़ना मत, रोड रेज मत कर देना। गोरों के साथ रोड रेज करोगे ना, तुम्हारी माँ बहन को हिसाब तब देना पड़ेगा, याद रखना। गोरों के साथ ना रोड रेज मत कर देना है, तो ये तो गन भी लेके चलते हैं, ये उड़ा देंगे तुम्हारे ऐसे को। हैं, चाहे तुम जाट हो, चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम जाट हो, ठाकुर हो, चौधरी हो, कहीं के भी, पीछे में घुसा देंगे तुम्हारा सर। गोरे बड़े तेज होते हैं, याद रखना। पतला सा दुबला सा गोरा भी ना तुम्हारी माँ बहन को ठीक कर देगा, समझा? याद रखना इस बात को। हाँ, गोरों से नहीं पंगे लेने कभी। तो इसलिए भी ये सक्सेस फॉर्मूले का भी पार्ट है, थोड़ा सा ज़रा बच के रहो गोरों से। गोरे जरा तुमने, गोरे आर वेरी गुड, नाइसली हेलो वाला हाई करते हैं। और तुम अगर उनके साथ ट्रैफिक में उनके साथ पंगाबाजी करोगे, कुछ गड़बड़ करोगे, तो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक रूड पीपल, दे गेट अपसेट। तो इसलिए ये इसी का ख्याल रखना कि थोड़ा सा बी केयरफुल हियर, ठीक है। मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है भाई, क्योंकि पंगे लेते रहोगे तो लाइफ में आगे कैसे बढ़ोगे, नीचे जाओगे भाई, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो कोई आपको हॉन्क करता है। बाकी इन जनरल जैसे आपने अभी भी देखा इतनी गाड़ियां निकली, कोई हॉन्क नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि इसका मेन रीज़न पॉपुलेशन भी हो सकता है। हमारे वहाँ अगर लेन सिस्टम कर देंगे तो पॉपुलेशन इतनी है कि गाड़ियाँ ही नहीं बन पाएंगी एंड इट वुड बी ह्यूज। ये भी नहीं 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 नहीं, इतना नहीं है यार। हमारे यहाँ पूरा एक सिस्टम डिफरेंट है, ऐसे है, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस तरह से डेवलप किया जाता है, वो विजन होनी चाहिए उसके पहले, बहुत कुछ है इसके कारण ये सब चलता है। इनकी जो मतलब इंडिया में जैसे मैं जो लेन्स वगैरह होते हैं, विजिबिलिटी नहीं होती, कॉर्नर पे घर बना होता है, बाढ़ लगी होती है, लोगों ने अपनी फेंस लगाई होती है, दिखते ही नहीं है तो कैसे करेंगे। स्टॉप साइंस नहीं बने होते, तो ये सारा स्टॉप साइन बनाओगे तो कोई बेचारा गरीब आदमी तोड़ के ले जाएगा उसको। गरीब बेचारा, यस, वो बेचारे गरीब हैं, आप उनके ऊपर ऐसे करोगे नहीं।
उनको उनको यहाँ का पूरा सिस्टम समझेंगे, आपको पता चलेगा, तो फिर यहाँ पे गरीब क्यों नहीं है, फिर ऐसी सब हरकतें क्यों नहीं होती। लॉ इन्फोर्समेंट है इसके पीछे रीज़न, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो राइट, तो गरीबों के पास और तरीके हैं पैसे बनाने के, आराम से वैसे बनाएं, ये सब गलत हरकतें ना करें। दैट्स हाउ इट दिस सिस्टम वर्क्स। तो वो सारा सिस्टम्स बनाने में टाइम लगेगा ज़रा इंडिया को, या किसी को भी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया ना अभी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इन सब चीज़ों को, अगर आपने ठीक करना है, इन सभी चीज़ों को ठीक करना है, जिसकी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से इतनी ज़्यादा, लेकिन अगर आपने सब चीज़ों को ठीक करना है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, पर इस ज़रूरत क्यों नहीं है, देखो अमेरिका में, इंडिया में आपकी जो सामने वाले उसकी एक्सपेक्टेशन भी तो यही ना कि आप ठीक बता जाओगे ठीक ठाक टाइम पे। सब छोटे छोटे रास्ते होते हैं, स्लो स्लो गाड़ियाँ चलती हैं, सब चल जाता है, बंदा वैसे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे कहाँ पहुँच पाते हैं, इतना बड़े बड़े रास्ते भी हैं, तेज़ तेज़ चलानी पड़ती है, तो रूल्स बड़े सारे बने हुए हैं। उसके पीछे फिर गवर्नमेंट का पूरा एक सिस्टम है। गवर्नमेंट ने बहुत साल पहले बनाया था कि इट विल बी ए कार इकॉनमी, उन्होंने उस हिसाब से सारे रूल्स बनाए, उस हिसाब से फिर हर चीज़ तेज़ी तेज़ी से बढ़ी, उसी हिसाब से कामों का नेचर बनी, तो काम भी उसी हिसाब से लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसी हिसाब से गाड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट, उसी हिसाब से फिर रूल्स बने हैं। ठीक है ना, तो ये मेरे को उस तरह की चीज़ का पार्ट लगता है। सो जो भी है जैसा है, हाँ फैक्चुअली बात बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे हॉन्किंग नहीं होती। एंड इन सब चीज़ों को सोच के आप ज़्यादा ना अमेरिका की तरफ ज़रा अट्रैक्ट ना हुआ करो, क्योंकि मेरे एक सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है कि अगर आप इंडिया में अच्छा कर रहे हो तो यू शुड नॉट कम हियर। एंड कई बार ऐसी सब फालतू चीज़ों को सुन सुन के आप यहाँ पे आ जाते हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये बात। भी है और पेडेस्ट्रियन की यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है बाय लॉ, तो लोग बहुत रिस्पेक्ट बहुत जगह देते हैं। और ऐसा भी हमने देखा है कि यहाँ पे टिप कल्चर बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा ही है कि पेडेस्ट्रियन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। राइट ऑफ वे ऑलवेज पेडेस्ट्रियन का है। तो आपको राइट ऑफ वे का मतलब ये होता है कि जब ये गाड़ी यहाँ से आ रही, गाड़ी यहाँ से आ रही, तो राइट ऑफ वे के रूल्स बने हुए हैं कि किसका राइट ऑफ वे है। तो पेडेस्ट्रियन ऑलवेज ट्रम्प्स एनी काइंड ऑफ कार। तो आई बीन इन सिचुएशन जब मैं बड़ी तेज पे गाड़ी जा रहा हूँ और वहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन वॉक भी नहीं है, लेकिन पेडेस्ट्रियन ने, आई कुड सी द पेडेस्ट्रियन राइट ऑन द ब्रिंक ऑफ द रोड एंड ही इज अबाउट टू एंटर, मेरे को स्लो डाउन कर ली, आई वॉज रेडी टू स्टॉप। जैसे ही वो थोड़ा सा आया मैं रुक भी गया। सो आपको समझना है कि अगर पेडेस्ट्रियन को आपने गाड़ी लगा दी तो सक्सेस फॉर्मूले का आप वायलेट कर रहे हो। पेडेस्ट्रियन को इतनी रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट शुड बी पार्ट ऑफ योर होल लाइफ। पेडेस्ट्रियन को आपने बहुत अच्छे ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी है, क्योंकि अगर आप किसी दिन मतलब पंगे में फंस गए, किसी पेडेस्ट्रियन को गाड़ी लग गई, तो आप जो लिपटोगे ना पंगों में, तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो मेरे सक्सेस फॉर्मूला का पार्ट है कि आप समझें इस कंट्री के रिस्क जो आपको एनगल्फ कर सकते हैं कभी भी। आप कोई भी सर्विस लीजिए, बेसिक से लेकर एक्सट्रीम तक, हमेशा 10%, 20, 30% टिप आपको देनी ही पड़ती है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आपका बिल अगर $10 भी है, तब भी आपको उनको सैलरीज बहुत कम कि हम जब भी सर्विस से रिलेटेड कुछ काम करवाते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। पिछले पड़ गए। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा। एक और यहाँ पे बहुत कॉमन है कल्चर का पार्ट, वो है गन्स। अभी हम तो टेक्सास यार ये बिल्कुल सही टिप्स देनी पड़ती हैं, पर मैं आपको यहाँ पे इस मौके पे एक बात बताना चाहूँगा कि गाइस यहाँ पे टिप्स देनी होती हैं और आपने टिप्स देनी है। मैं अपना फॉर्मूला आपसे शेयर कर लेता हूँ। अगर कम्प्लीटली सेल्फ सर्व है, यानी कि जैसे स्टारबक्स है, वो अपने कियोस्क से बाहर भी नहीं निकलते उसमें, राइट, वहीं कहीं ऑर्डर लेते हैं, वहीं की दे देते हैं, तो 0% टिप्स बनती है। कभी आप बहुत खुश हो तो 5%, अगर आपको दिल्ली में हो तो 5%, अगर उन्होंने आपको वहीं आके खाना लेने को दिया। अगर वो है सेल्फ सर्व लेकिन उसने अपने ऑर्डर वहाँ दिया है, लेकिन वो आपको आपके उस पर आके दे रहा है, तो 10% तक टिप बनती है। अगर वो फाइन डाइनिंग या डाइनिंग की जगह जहाँ पे उसने वहीं से आके ऑर्डर लिया और वहीं से आके उसने आपसे सामान दिया आपको, वहीं से अपनी प्लेटें भी वहीं छोड़ दी, आपने अपने आप भी उठाई, तो 15 to 20% बनता है। मैं 15 to 18% देता हूँ अगर मुझे नॉर्मल लगे, अच्छा खाना सब कुछ ठीक है। अगर वो अच्छा लगे, मुझे सच में वेटर की बात कोई अच्छी लग जाए, शी और ही हैज़ गॉन अबव एंड बियॉन्ड, मैं 20% टिप दे देता हूँ। ठीक है, मैं अक्सर इंडियन रेस्टोरेंट्स के अंदर बड़ा कॉमन है, जो टिप है बाय लॉ उनको देनी होती है वेटर्स को, लेकिन इंडियन रेस्टोरेंट वाले खुद खा जाते हैं, बड़ा कॉमन है। बी केयरफुल, डोंट टिप देयर। इट्स नॉट अबाउट जस्ट टिपिंग, इट्स अबाउट नोइंग द ह्यूमन थिंग्स बिहाइंड इट। मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है लिव लाइफ किंग साइज। उसका पार्ट है कि आपने एक अच्छी लाइफ जीनी है इस कंट्री के अंदर, बिल्कुल गधे की लाइफ नहीं जीनी। पैसा कमा रहे हो, मैं पैसा कमाना मुझसे सीख रहे हो, तो पैसे को खर्च करना ज़रा थोड़ा उसको तमीज़ से करो। ये जो बंदे हैं, जो वेटर्स हैं, समटाइम्स दे आर सिंगल मॉम्स, समटाइम्स दे आर कॉलेज गोइंग किड्स, sometimes they are collecting fees for their colleges. So you must tip them, especially in Americans and all that. Especially in American restaurants, they all follow the law. Indian restaurants में पूछ लेता हूँ मैं तो कई बार, if the tip goes to you or to the owner, they will tell you, and then I don't give the tip if it goes to the owner. I will give cash tip in that case, and then कई बार क्या होता है, वो कैश टिप भी ना वो कैमरे में देख लेता है उनका ओनर, तो वो ले लेता है उससे। इतने गंदे होते हैं।
जस्ट सेइंग कि इंडियन रेस्टोरेंट ओनर्स, तो इंडियन रेस्टोरेंट में टिप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो नहीं देता हूँ अगर मुझे लगे। अगर मुझे फिर भी लगे कि ओनर ने खुद सर्व किया है, वेटिंग किया है, 10 to 15% टिप दे देता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट। फिर मैं 50% टिप पूरी देता हूँ कि ओनर ने सारा काम किया है। अगर मुझे लगे कि कोई बेचारा वेटर वूटर आया है और वो वेटर जो सा है उसको कुछ नहीं मिलना इसमें से, तो मैं फिर से नहीं देता, मैं उसको कैश दे देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला है। पर इंडियन जो तो एक एक्सेप्शन है, मेन तो सारा जो सा अमेरिकन का सिस्टम है। मैकडॉनल्ड्स में ज़ीरो टिप जानी है क्योंकि सारा सेल्फ सर्व है, राइट। आपने खुद बर्तन उठाने हैं, खुद आपने ऑर्डर देना है, खुद आपने ऑर्डर पिक करने आना है। स्टारबक्स में भी ऐसी ही है, इन सब से 0% टिप बनती है, ठीक है। ये रूल अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो कोई इतना बुरा नहीं है। आप दे दो टिप, बट इतना कोई मतलब इससे ऊपर दे देना बच भाइयों, कम मत देना। इसका रीज़न है क्योंकि इस कंट्री की कल्चर का पार्ट है। आप इतना कमाने वाले हो मेरे फार्मूला को फॉलो करके, आप यार इतना भी ह्यूमन नहीं बनना चाहते। मैं आपको बताऊंगा कि टिप को कैसे आप उसके ऊपर टैक्सी सेव करें एंड ऑल दैट स्टफ। ये सब चीज़ें समझो और उसको यूटिलाइज़ करो और अपने आप को और ज़्यादा रिच बनाओ, रादर देन इन छोटे मोटे बच्चों के, जो इन छोटे मोटे जो मतलब जो लोग ये छोटी मोटी काम कर रहे हैं, इनके हक मार के। ठीक है, ये कंट्री में इन लोगों का हक है। मैंने बताया ना आपको कि सैलरी ये लोग इन लोगों को कई बार बड़ी कम मिलती है, सो सैलरी इज़ नॉट इनफ। ये कंट्री के रूल्स का पार्ट है, कंट्री का जो लीगल फैब्रिक है उसका पार्ट है कि इनको कई बार इतनी कम पैसे मिलते हैं कि इनका मेन जो ज़रिया होता है इनकम का वो टिप ही होती है। जब आप टिप नहीं देते हो तो इनको वो चीज़ नहीं मिलती है। इसलिए आपने इस बात को समझना है कि इफ़ यू वांना बी पार्ट ऑफ द फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री एंड यू वांना बी ऑन द पाथ टू सक्सेस, दिल थोड़ा बड़ा करो और टिप अच्छी दो हमेशा, ठीक है गाइस। टेक्सास में तो यहाँ तो आप सुनते हैं, इंडिया में भी बहुत न्यूज़ आती है टेक्सास के बारे में कि गन चलती हैं। तो गन ऑलमोस्ट हर अमेरिकन के घर में होती है, स्पेशली टेक्सास में। बाकी सिटीज़ में गन का कल्चर थोड़ा सा कम है कि अगर आप न्यूयॉर्क शिकागो साइड जाते हैं तो हर घर में नहीं मिलेगी, पर ओवरऑल यूएस में गन का कल्चर बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसलिए एक और मेन डिफरेंस है कि हम देखिए यहाँ पे गन्स होती हैं, सारे घरों में होती हैं। ये जो बता रहे हैं टेक्सास एक रिपब्लिकन स्टेट है, डेमोक्रेट स्टेट से कैलिफोर्निया जहाँ पे मैं रहता हूँ वो भी, वहाँ पे भी सभी घरों के घर में गन्स होती हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको भी गन रखनी चाहिए। ये मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है कि आप गन रखो, गन चलाना सीखो, घर वालों को भी सिखाओ, अपने बच्चों को भी सिखाओ, जहाँ रहते हो वैसा बनना सीखो। गन गन इज़ इम्पॉर्टेंट हियर। गन के सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना सीखो। जैसे मेरा बच्चों वाला घर है तो गन ऐसे खुली नहीं रह सकती, गन के लॉक्स आते हैं तो उनको लो, गन लॉक्स में लगा के रखो। ऑलवेज हैव गन्स इन योर होम। यहाँ पे आपका एक लीगल राइट है ये। अगर आपकी घर की प्रॉपर्टी में कोई एंटर करता है तो आपके पास गन आनी चाहिए, आपके घर वालों को, आपकी बीवी को, आपके बच्चों को गन चलानी आनी चाहिए। इट्स एन इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग। कई देसी लोग यहाँ पे आके अपना हिंदुस्तान वाला एक लिबास ओढ़े रहते हैं, उसी के अंदर एक डेमोक्रेटिक फ्रंट पकड़ लेते हैं कि मैं गन में बिलीव नहीं करता। भाई जहाँ पे गन में बिलीव नहीं करता वो भी गन रखता तो है ना। फिर तो गन रखनी बहुत ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी मैकेनिज्म्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ पार्ट ऑफ द कल्चर हियर एंड यू नीड टू हैव योर ओन गन, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी बात बता रहा हूँ, गन होनी चाहिए आपके पास। गन्स आर इम्पॉर्टेंट। जो बंदे गन्स नहीं खरीद रहे, गन में मैं बिलीव नहीं करूँगा, मैं ये है मैं वो, सारे अब सारे देश को चेंज करोगे। कि इंडियन स्टाइल जो चेंज का फ़िलासफ़ी है ना कि मैं सबसे मैं नहीं करूँगा और मैं एक बलवा ले आऊँगा और मैं रेवोल्यूशन ले आऊँगा, वो सब ये फालतू बातें ना इधर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी इस रेवोल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं इस देश को। ये देश पहले से बसा हुआ था, बहुत तगड़ा चल रहा था। तुम यहाँ पे एक सॉरी तुझसे यार, तुम यहाँ पे मक्खी सी आई हो यहाँ पे, तो अपनी थोड़ी औकात समझो और ज़्यादा कभी इस तरह की फिलॉसफी ना बनाओ कि ये कि दिस इज़ अगेंस्ट योर प्रिंसिपल्स और समथिंग। जस्ट बी कूल, ओके। यू नीड टू बाय गन्स एंड यू नीड टू नो हाउ टू use one, and you need to definitely have guns at your home and just follow all the safety mechanisms. This is really important. इंडिया में हम जब कमाते हैं, यहाँ पे जनरली सेविंग कल्चर मैंने नहीं देखा है। बहुत रेयर होता है कि कोई हमारी उप्स, सेविंग कल्चर नहीं है। देखो अपने जैसों से मिल रहे होंगे तो बोल रहे हैं अपने जैसों से मिल के बोल रहे हैं ये लोग सेविंग कल्चर नहीं। भैया एक बात बताओ, $1 मिलियन के घर पे पता है कितनी डाउन देनी पड़ती है? $2 लाख। 4 मिलियन के घर पे कितनी डाउन देनी पड़ती है? $8 लाख, ठीक है, $800,000। तुम्हें क्या लगता है कि ये बिना सेविंग के हो रहा है? गोरे देखिए, इंडिया में भी 50% लोग बहुत गरीब हैं। जो 50% यहाँ के गोरे वो ऐसे ही जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। इतना स्टीरियोटाइप मत करो, गोरे बड़े रिच भी होते हैं, सेव करने वाले गोरे भी बैठे हैं। जो सेव करने वाले वही तो, मेरी कम्युनिटी के अंदर अगर हम 10 मान लो 50 घरों में से 10 देसी हैं मान लो, तो 40 क्या हैं, गोरे ही हैं। उनके पास पैसा कहाँ से आया?
एक एक घर के अंदर 3-3 लाख 4-4 लाख का डाउन पेमेंट गया हुआ है। कैसे आया? ऐसे ही आया, सेव किया उन्होंने। गोरे आर वेरी सेफ स्मार्ट, ये अपने दिमाग से निकाल दो। ये मैंने बहुत सीरियस, मैंने भी सुना था इंडिया के अंदर कि गोरे कमाते हैं पूरा हफ्ता, उसको उड़ा देते हैं। वो वेटर टाइप लोग होते हैं भाई, वो डेली वेजर्स होते हैं। जो इंडिया के जो होते हैं ना डेली वेजर्स, वो भी ऐसे ही होते हैं। सवेरे सवेरे रिक्शा चलाना स्टार्ट करते हैं, शाम पे जो कमाते हैं उसको दारू में उड़ा देते हैं, राइट। वो पैसे से हैं। लेकिन टॉप 30% ऑफ गोराज आर वेरी फाइनेंशियली स्मार्ट, टॉप 10% आर वेरी स्मार्ट, टॉप 1% जो अर्नर्स हैं उनमें बहुत सारे गोरे हैं। आप जाके देखो कितने गोरे हैं। सो आप गोरों को यहाँ पे मत ऐसे सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। गोरे बहुत सेव करते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है। जो गोरे रिच होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, और इंडियंस के पास कुछ पैसा नहीं उनके सामने होता है। उनको पता नहीं कहाँ से इतना पैसा होता है, लाइक मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े होते हैं। ठीक है, डोंट थिंक लाइक दिस, दिस इज़ नॉट ट्रू। हमारी एज में सेव ज़्यादा कर रहा है और सोच समझ के खर्चा कर रहा है। हाँ, ये है क्योंकि हालांकि मेरे सक्सेस फॉर्मूले से इसका कोई खास वो नहीं है, मतलब बस मैं ये कहता हूँ कि आप ऐसे गोरों के साथ दोस्ती जरूर करने की कोशिश करो जो लोग 1 मिलियन से ऊपर का कमाते हैं पर ईयर। देखिए 1 मिलियन से ऊपर जो कमाते हैं मिलियनियर नहीं होता, इज मोर देन अ मिलियनियर। मिलियनियर को तो उसमें मिलियन है, उसने चाहे 100,000 कमा के 10 साल में जमा किए हों, वो भी मिलियनियर है, राइट। तो मैं बात जो मिलियन कमा रहा है हर साल, वो तो 3-4 साल के अंदर 3-4 मिलियन ही बन जाएगा, तो मैं उसको डेका मिलियनर गिनता हूँ। ठीक है ना। सो उस हिसाब से तो आपको डेका मिलियनर्स के साथ मिलना जुलना स्टार्ट करना है, तो आपको बहुत सही हैबिट्स पड़ेंगी। ये जो देखिए जब आप नए नए इंडिया से आते हैं, वो कोई जो थोड़ा काम खा हो रहा होता है ना, वो आपको मुँह नहीं लगाता। सीधी सी बात तो यही है, क्योंकि आप क्योंकि आपके पैसे खर्चने का पैटर्न वियर्ड सा होता है। आपकी गाड़ी पुरानी सी होती है। जो सारी पंगे जो मैं आपको निकालना चाह रहा हूँ, आप वेटर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, यू डोंट नो हाउ टू टिप द वेटर्स। आप सारा दिन बैठ के इंडिया यूएसए कंपैरिजन करते रहते हो, सारा दिन क्रिकेट के बारे में बातें करते रहते हो। उसके कारण क्या कि जो जज का गोरा होता है ना, जो काम का गोरा होता है, वो आपको मुंह नहीं लगाता। तो आपको कभी भी उनकी तो तो आपको मिलियनर गोरों से मिलना स्टार्ट करना है, हु मेक 300 to 400,000 डॉलर्स अ ईयर। जो आपके कलीग्स ही होंगे गोरे, जो अच्छी जॉब करते हैं। अगर आप आईटी में तो अच्छी जॉब करते हैं, आपको मिलियन डॉलर ईयर वाले गोरों से भी मिलना जुलना स्टार्ट करना है, जो बिजनेसेस करते हैं। फिर आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि हाउ गोरास थिंक, एंड फिर वो आपको रब ऑफ करेंगे, और वो आपको एक बड़ी चीज़ देगी, बड़े एक स्पेशल स्किल सेट देगा जो हर के पास नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है। फिर गवर्नमेंट का सपोर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो लोग होते हैं उनको पार्ट है कि रहती है। ये मैंने आपको बताया, वेलफेयर इतनी ज़्यादा है यहाँ पे, कोई गरीब इसलिए नहीं है। पीछे भी एक बात उठी थी अभी थोड़ी देर पहले, तो वेलफेयर यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलती है। उसके कारण एक सर्टेन किस्म की गरीबी यहाँ पे नहीं होती कभी। उसके कारण कोई एक तरह से गरीब है ही नहीं यहाँ पे, सारी इस लेवल से ऊपर है। तो वो तो मैं भी बोलता हूँ ऐसा ही है, तो वो ठीक है, बिल्कुल सही है। वेलफेयर यहाँ पे बहुत अच्छी है, तो उसके कारण ना सबको ना, जो लोअर लेवल का गोरा है ना, उसको टेंशन नहीं है कोई। उसको मालूम है जॉब नहीं होगी तो गवर्नमेंट दे देगी पैसे, तो उड़ाते रहते हैं पैसे वो। बिल्कुल सही है, लोअर लेवल के गोरे को उन्हीं की लाइफ इन्होंने सेट कर रखी है। लोअर लेवल गोरे कहता काम ना भी किया तो भी ठीक है, पैसा अच्छा बनता है, तो दे मेक क्वाइट अ गुड मनी। इसका ये मतलब नहीं कि आप अमेरिका में गरीबी नहीं है, वो भी है, बट हाँ। स्टिल ओवरऑल जो एक जनरल कल्चर का पार्ट है वो ये है कि सेविंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करते। एक और ज़्यादा कंपटीशन है मार्केट में, तो कई सारी आपको जिम मिलती है कि वर्कआउट की, प्लैनेट फिटनेस है, दुनिया भर की कंपनीज है। हाँ, अमेरिका के अंदर जो लोग हैं वो दे आर वेरी वर्कआउट कॉन्शियस। इंडिया में भी होने लगे हैं, इसको हमेशा याद रखिएगा। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे 22 ईयर ओल्ड 35 ईयर ओल्ड कलीग्स हैं जो जिम रेगुलरली जाते हैं, 30 ईयर ओल्ड कलीग्स हैं जो जिम रेगुलरली जाते हैं। इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी मेरे कलीग्स हैं जो जाते हैं, बांग्लादेश के भी कलीग्स हैं मेरे जो जाते हैं, फिलीपींस के भी कलीग्स हैं। तो सब जगह थोड़ा सा ट्रेंड इंडिया में भी आया है, पूरा ट्रेंड आया है वर्कआउट वगैरह का, जिम जाने का। यहाँ पे जिम जाना इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कल्चरल फैब्रिक, मतलब हर कोई जाता है एंड हर कोई मेंटेन करता है अपने आप को। तो आपको भी थोड़ा करना चाहिए, ये वैसे ही करना चाहिए। हेल्थ, मेरे सक्सेस फॉर्मूले में हेल्थ इज़ नंबर वन चीज़ जो आपकी है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ इज़ हेल्थ। नंबर टू आपकी फैमिली। नंबर हेल्थ और फैमिली के बाद आ जाता है आपका मनी मेकिंग, आपका काम। उसके बाद आपके एंटरटेनमेंट वगैरह सारा कुछ है। ठीक है, तो हेल्थ फैमिली, ये हेल्थ नंबर वन है। तो इसलिए हेल्थ नंबर वन है, फैमिली इज़ राइट देयर विथ हेल्थ। बस ये कि हेल्थ के बिना आप फैमिली के ऊपर बोझ बन जाओगे, फैमिली को हेल्प नहीं कर पाओगे। यू सी योर फैमिली नीड्स यू। तो इसलिए मैंने बोला कि हेल्थ को पहले ध्यान रखो, और उसके बाद फैमिली ही सब कुछ है। ठीक है ना, हेल्थ एंड फैमिली ही सब कुछ है। तो हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने देखा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि इतने सारे वर्कआउट करने वाले लोग हैं, इंडिया में मोटापा बढ़ता जा रहा है, लोग बिना बात से मोटे होते रहे, कुप्पे होते रहे, पहले होते थे अभी भी वैसे होते हैं। दे आर ऑलवेज ओवर वेट, दे आर नेवर एक्टिव, थोड़े ढलके से होते हैं, अजीब से होते हैं। सो वो सारा प्रॉब्लम्स अभी भी दिखती भी हैं। सो आई डोंट नो व्हाट्स द जनरल कंक्लूजन फॉर इंडिया और पाकिस्तान इज़
बट वन थिंग इज श्योर कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर है। मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जो 50+ हैं, 55+ हैं, सारे फिट नज़र आते हैं। तो ये अच्छी, ये यहाँ पे एक चीज़ है। और इन जनरल जब आप यहाँ के जिम में जाते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम पूरी जिम हमेशा क्लीन होती है, हर जगह आपको वाइब्स मिलते हैं, सैनिटाइज। आपकी टाइम की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं जनरली लोग। तो फॉर एग्जांपल कि अगर हम ड्राइवर्स लाइसेंस लेने जा रहे हैं और अगर लिखा हुआ है कि 10 बजे से 4 बजे तक ऑफिस है, तो वो 10 बजे ऑफिस खुल जाएगा। आप 10 बजे हाँ, दे वैल्यू योर टाइम की कैटेगरी में डालना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिसिप्लिन है, तो देखते स्पेशली जो एग्जांपल दिए डीएमवी वाले, दे डोंट वैल्यू योर टाइम। साले बड़े ख़राब होते हैं, 3-3 घंटे वेट होती है। अब कहीं पे अपॉइंटमेंट सिस्टम होता है तो कई बार वहाँ पे टोकन सिस्टम, अब जाके टोकन ले लो तो 2-2 घंटे बैठे रहो, 4-4 घंटे बैठे रहो। नेवाडा में लाइसेंस लेना तो सुबह 6 बजे जाना पड़ेगा, तो 9 बजे बारी आएगी। तो 9 बजे जब खुलेगा तो उसके बाद आपको 3 बजे से पहले बारी आ जाएगी, 12 बजे बारी आएगी आपकी। 6 बजे अगर से 7 बजे पहुँचे तो बारी नहीं आएगी पूरा दिन वेट करके। क्या है ये? ये गोरों का, ये अमेरिका का डीएमवी है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल्स है, यहाँ पे डीएल मिलता है। तो आपके टाइम की कीमत कैसे कर ली उन्होंने? उनने आपकी टाइम की कीमत कहाँ की यहाँ पे? तो ये डिसिप्लिन है, वो अपने टाइम पे खुलेंगे, अपने टाइम पे जाएंगे। लेकिन इन जनरल यहाँ पे जरूरी, मैं नहीं मानते अच्छा एग्जाम्पल है, बट दे डू वैल्यू योर टाइम। बट ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। दे डू वैल्यू योर टाइम, यहाँ पे वैल्यू, टाइम की वैल्यू करते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है 10 बजे मिलूंगा, तो 10 बजे फिर मिलेगा। और आपको भी वैल्यू करनी आना चाहिए, मेरे सक्सेस फॉर्मूले का भी पार्ट है। मैंने ऐसी ऐसी सिचुएशन देखी है, बंदा डायरेक्ट मार्किंग कर रहा है, वीपी से मिलने का मौका मिला है, 10 बजे की मीटिंग है, तो 10:01 पे आ रहा है, वीपी उठ के जा चुका था, एंड ही लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ लाइफ टाइम। फिर वो बस वो इंडियन फिलोसफी में घुस जाता है, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा, जो लिखा हो, जो कुछ किया भगवान ने किया, ये है वो है। नहीं भाई, तेरे कर्मों ने, तेरे बेवकूफ़ियों ने किया है, ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा, ठीक है ना, जो कुछ भी किया है, कुछ नहीं भगवान का इसमें कुछ कहा था, तेरे कर्मों ने किया, तेरे बेवकूफ़ियों ने ये सब चीज़ की है, इसको याद रख। ये सब चीज़ें मेरी सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है। अगर आपने डायरेक्ट सेल टीम बनानी है तो आपको बहुत मैच्योर होना पड़ेगा इस कंट्री के अंदर, टाइम से जाना पड़ेगा, टाइम से रहना पड़ेगा। एंड जैसे आपकी 10 बजे मीटिंग है तो 15 आपको 9:45 से कॉन्फ्रेंस रूम बुक कराना है, 15 मिनट पहले आके आपको सारा सेट करना प्रोजेक्ट हुआ, ताकि जैसे ही वीपी है तब सब कुछ रेडी हो। ये मेच्योरिटी चाहिए, जिसको ये मेच्योरिटी नहीं ना होती वो फिर इस कंट्री में बहुत लूज़ करता है, ठीक है? सो ये सारी बातें एनीवे, तो टाइम की वैल्यू करनी पड़ेगी, स्पेशली ऑफ द बिग शॉट्स। एंड इन जनरल भी कहीं आप किसी से मिलने की बात करें तो टाइम से आपको जाना पड़ेगा, टाइम से वहाँ से आना पड़ेगा। यहाँ पे टाइम का बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इट गेट्स टू मच। जैसे बच्चों की प्ले डेट भी टाइम से होती है कि 10 बजे मिलेंगे, 12 बजे बच्चे को ले लेंगे, बच्चे 10 से 12 भी खेलेंगे, वही पूरी प्लानिंग होती है। तो इट्स टू मच, बट इट्स ऑल अराउंड सेंटर्ड ऑन वैल्यूइंग योर टाइम। सो देयर इज़ नो डाउट दैट दे डू वैल्यू योर टाइम, बट डीएमवी के नहीं, लोग नहीं करते। डीएमवी इज़ वन प्लेस जहाँ पे नहीं होती है आपकी टाइम की वैल्यू, बाकी सब जगह होती है, पर डीएमवी में नहीं होती। अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और 4 बजे एंड है तो 4 बजे ऑफिस बंद होगा। और रेस्पेक्ट से रिलेटेड एक और पॉइंट है कि पुलिस आपकी बहुत रेस्पेक्ट करती है। गवर्नमेंट ऑफिस यहाँ पे एकदम टाइम से खुलते हैं, वो भी एक मेरे लिए शॉक था कि 8 बजे ड्राइवर लाइसेंस खुलना है तो खुल के 8 बजे एकदम शार्प अब लिविंग करते हैं। वो बहुत बहुत कल्चरल शॉक के डिफरेंसेस है, वो समझ में आया, वीडियो पसंद आया। पुलिस बड़ी रिस्पेक्टफुल होती है, पर याद रखना पुलिस के प्रोटोकॉल है। पुलिस में बोला, हे मिस्टर सिंह, कैन यू कम आउट ऑफ द कार, यू बैक कम आउट ऑफ द कार। अगर आप नहीं आए तो आपको उठा के पटक देंगे। कैन आई सी योर लाइसेंस प्लीज़? आपको अपना लाइसेंस दिखाना है, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी। कई लोग ना इंडिया की तरह आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब नहीं करना, ठीक है? दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, बट दे मैटर बिजनेस, दे मीन बिजनेस, एंड यू नीड टू टॉक बिजनेस, बिल्कुल क्लियर, ठीक है ना? उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं। जैसे ही कोई ठुल्ला आता है, पुलिस वाला आपको रोकता है, आपको अपने हाथ स्टीयरिंग पे रखने हैं, और उसको जैसे मान लो अपने यहाँ से कुछ उठाना है, राइट साइड से कुछ उठाना है, तो आपने बोल के उठाना है, उसको बस बोलना है कि मैं यहाँ से उठाने लगा हूँ, इज इट ओके इफ आई पिक इट अप, माई लाइसेंस इज इन दैट, माई रजिस्ट्रेशन इज इन माई कार डैश बॉक्स, ग्लव बॉक्स, कैन आई प्लीज टेक इट आउट, एंड माई लाइसेंस इन माई पॉकेट, कैन आई टेक इट आउट प्लीज? ऐसे बोलना होता है, ठीक है? ये याद रखना, कोई बात नहीं, मेरे सक्सेस फॉर्मूले का पार्ट है। दिस एटिकेट्स, इन चीज़ों को सीखना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। कल को आप इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे, बिना वैसे किसी पंगे में फंस जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर जी सक्सेस हाथ नहीं लगी। सक्सेस हाथ इसलिए लगी क्योंकि तुम यार इंसान ही नहीं बन पाए। वो सिचुएशन में आनी चाहिए भाई साहब, ठीक है? और गाइस, इसका रिव्यू किया मैंने, प्लीज़ एंजॉय, थैंक यू।